हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीडीपी है ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है हमारा यूपी टेट और सीटेट का, तो इसके लिए हमें इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो जो मैं ये क्वेश्चंस बता रही हूँ ये चैप्टर के सीक्वेंस में है, मतलब कि जैसे जो सीडीपी का हमारा सिलेबस है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का सिलेबस है, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो उसमें जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में जितने चैप्टर्स हैं, सेकेंड यूनिट में जितने चैप्टर्स हैं, थर्ड यूनिट में जितने चैप्टर्स हैं, इसके हिसाब से जितनी भी 5 यूनिट्स हैं उनमें सीक्वेंस में चैप्टर्स दिए गए हैं। तो उसी सीक्वेंस में आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने अभी आपको एक चैप्टर के बारे में बताया है। तो इस वीडियो में मैंने शिक्षा और मनोविज्ञान जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पर डिस्कशन किया है। ठीक है, अब आज से जो सीडीपी है इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारी टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ पूछना है या फिर टेट सीटेट किसी का फॉर्म अगर नहीं फिल हो पा रहा है तो उसके लिए भी हमारे वैसे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पेज पे भी उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज से आपको गांठ बांध लेनी है, जितना भी टाइम बचा है उसमें आपको हर एक लेक्चर जरूर से ज्वाइन करना है, लेक्चर्स को जरूर कंप्लीट करना है। जो भी आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन सारे लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे सीडीपी के, जो कि अभी बनाए जा रहे हैं उनको भी आपको दिया जाएगा। तो सारे ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा चैप्टर है शिक्षा और मनोविज्ञान। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, इसकी स्थापना किसने की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का मतलब है फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, इसकी स्थापना पूछी गई है, किसने की है? गॉल्टन ने की है, हल ने की है, या वुंट ने की है, या फिर वॉटसन ने की है? तो इसका राइट आंसर है वुंट ने। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जिससे कि आपको कंफ्यूजन भी नहीं होएगी, सारे ही आंसर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो वुंट हैं वो जर्मनी के चिकित्सक हैं, दार्शनिक हैं, प्राध्यापक हैं, और ये जो विल्हेम, इनका पूरा नाम है विल्हेम मैक्समिलियन वुंट, इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न साइकोलॉजी है इसका जनक भी इनको बोला जाता है। इन्होंने मनोविज्ञान जो है इसको विज्ञान माना, साइंस माना, और इन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा। ये प्रायोगिक जो मनोविज्ञान है इसके भी जनक हैं। और 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया था, और इसके बाद मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना किसने की, तो वो करी थी वुंट ने, विल्हेम मैक्समिलियन वुंट ने। और कब की थी? 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि छात्र अधिगम का वार्क मॉडल किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वार्क मतलब VARK, वार्क की फुल फॉर्म होती है विजुअल, ऑरल, रीड या फिर राइट, एंड काइनेस्थेटिक। ठीक, काइनेस्थेटिक सेंसरी, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। ये पर्टिकुलर होता क्या है? इसको यूज किया जाता है लर्निंग इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो मॉडल है ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये मॉडल प्रस्तावित किया गया था नील फ्लेमिंग के द्वारा। तो इसको एक बार पढ़िएगा कि जो वॉर्क मॉडल है ये नील डी फ्लेमिंग के द्वारा प्रस्तावित किया गया। वॉर्क न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मतलब NLP का विस्तारित रूप है। अच्छा, ये NLP क्या है? NLP जो है ये, इससे हम अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जैसे कि जो वर्बल, नॉन वर्बल, अगर हमें समझने में थोड़ी क्षमता कम है तो इससे क्या होता है, NLP से वो बढ़ जाती है वो क्षमता। जो भी वर्बल और नॉन वर्बल टेक्नोलॉजी है उनका डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये होता है पर्टिकुलर हमारा न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो वर्क मॉडल है ये 1987 में लिंकन विश्वविद्यालय में किए गए शोध कार्य के माध्यम से लॉन्च किया गया था। तो अगर आपको पूछा जाए कि किसने किया था, नील फ्लेमिंग ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 माना जाता है। इसमें आप पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में 1889 से जी स्टेनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। जो स्टेनले हॉल है, इनको बाल मनोवैज्ञानिक का अन्वेषक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय कब? 1900। इसमें शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली और शिक्षा मनोविज्ञान की स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। तो क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है 1900, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध, ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, या मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, या फिर सीखने के तरीकों का अध्ययन, या फिर संचार माध्यमों का अध्ययन। अब अगर यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है, पूछा गया है एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान, इसका संबंध किससे नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किससे है। यहाँ पर लिखा हुआ है मानव व्यवहार का अध्ययन, तो शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान निकल रहा है तो ऑब्वियसली मानव व्यवहार से रिलेट करेगा। फिर है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, इससे भी रिलेट करेगा। पर्टिकुलर क्या होता है, इसका जो संबंध होता है ये मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीके, व्यक्ति और जो समायोजन होता है, व्यक्ति की जो भिन्नताएं होती हैं, पाठ्यक्रम निर्माण होता है, जो भी उसके काम करने की प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब पे निर्भर करता है, इन सब से संबंधित होता है। ठीक है, जो भी उसका मूल्यांकन होता है, जो भी उससे रिलेटेड काम किए जाते हैं। ठीक, बट यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है संचार माध्यमों का अध्ययन। संचार क्या होता है? संचार माध्यमों का अध्ययन किससे होता है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे डिफरेंट कौन हुआ? संचार माध्यमों का अध्ययन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कुछ उसी तरीके से लिखा हुआ है जो मैंने बताया है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों के अध्ययन से नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? मतलब कि कला विज्ञान और विद्यात्मक विज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो राइट आंसर इज विद्यात्मक विज्ञान। जो विद्यात्मक विज्ञान है वो इसकी प्रकृति है, मनोविज्ञान की प्रकृति है। विद्यात्मक विज्ञान में क्या आ जाता है? विद्यात्मक विज्ञान में आर्ट भी आ जाता है और साइंस भी आ जाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान ना पूर्ण रूप से कला है और ना ही पूर्ण रूप से विज्ञान है, बल्कि कला और विज्ञान दोनों ही है। जैसा मैंने अभी बताया, शिक्षक अपने कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है कि मतलब उसको ये चीज़ हमें अगर आप जैसे भी पढ़ाएंगे, जिस भी वे में आप बच्चे को सिखाएंगे उस वे में बच्चा सीखेगा। जिस इंटरेस्ट से आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे, जिस रुचि से आप बच्चों को चीज़ों को सिखाएंगे, उसी रुचि से बच्चे सीखेंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। फिर लिखा हुआ है कि बालकों के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है और बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है, इसीलिए इसे विद्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इज सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। दूसरा है विज्ञान में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। तीसरा है कि अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। फिर चौथा है बच्चे यथावत सीखते हैं और उन्हें पढ़ाया जाता है, जो उन्हें पढ़ाया जाता है वो यथावत सीखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है किसकी दृष्टि से? एजुकेशनल साइकोलॉजी की दृष्टि से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, मतलब सत्य है? तो इसका राइट आंसर है कि जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का स्वयं ही सृजन करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे हैं जैसे अगर उनको कुछ सीखना होता है तो अपने आप में ही उनको कुछ रिलेट करके सीखते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों को सिखाने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि बच्चों को सिखाने के लिए मात्र अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति आवश्यक है। मतलब अधिगम परिस्थिति मतलब लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन जो होती है उसकी उपस्थिति होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। किसको सिखाने के लिए? बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए। और उन्हें जो लर्निंग है या फिर अधिगम है इसके लिए प्रोत्साहित करने की भी काफ़ी आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चे जो हैं वो स्वयं सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है इसको वो खुद से सीख सकें, इसके लिए हमें उनके अंदर ये जो इंटरेस्ट है वो पैदा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो इसमें लिखा हुआ है सामाजिक, फिर लिखा हुआ है मीडिया, फिर लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान और फिर लिखा हुआ है शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान। ऑब्वियस सी बात है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को सरल और सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। जैसा कि मैंने अभी आपको 4th नंबर का शायद क्वेश्चन बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, उसमें पूछा गया था ना। तो उसमें 3 ऑप्शंस थे, जिसमें था मानव विज्ञान का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन और सीखने के तरीकों का अध्ययन। ठीक है, तो इसमें कुछ उसी से रिलेटेड आ गया, शिक्षा मनोविज्ञान इसमें आया है। और इसमें क्या पूछा गया है? इसे पूछा गया है कि जो शैक्षिक परिस्थिति है इसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिससे उद्देश्य का संबंध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी मानक विज्ञान होता है। मानक विज्ञान का मतलब शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। मतलब कि उसको बताया जाता है कि बेटा आगे चल के आपको डॉक्टर बनना है ना। अगर आप बताएंगे कि उसको डॉक्टर बनना है तो वो जो भी प्रोसेस करेगा वो डॉक्टर बनने के लिए जो भी प्रोसेस करी जाती है उन पे पहुंचेगा ना। मतलब कि वो क्या करेगा, जो भी हम जब भी अगर डॉक्टर बनना है तो अपने व्यवहार में वो चेंज लाएगा कि हाँ मुझे डॉक्टर अगर बनना है तो मुझे ये ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होएगा, वो अपने व्यवहार में चेंज लाता है, अपनी मनचाही चीज़ें करता है, अपनी मनचाही दिशा को मोड़ लेता है। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये मानक विज्ञान से रिलेट करता है। नेक्स्ट है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर से लिख लीजिए, आ सकता है। तो इसका जो हमारा प्रारंभ हुआ ये किस शास्त्र से हुआ? ये हुआ दर्शन शास्त्र, जिसको बोलते हैं फिलॉसफी। तो फिलॉसफी जो है इससे सबसे पहले आत्मा मतलब सोल, इसका प्रयोग किया गया। ठीक, अब इसमें लिखा हुआ है कि दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है, अर्थात दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, मतलब सोल से है, जिसमें व्यक्ति के आत्मा मतलब अंतर्निहित ज्ञान जो है इसका अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अगर पूछा जाता है आपसे कि सबसे पहले प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था, तो सबसे पहले आत्मा का प्रयोग फिलॉसफी में किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अल्फ्रेड बिने हैं इन्होंने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक लेबोरेटरी है उसका निर्माण किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, या फिर इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, या फिर इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या फिर इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इसका राइट आंसर आपको समझ आ गया होगा कि मनोविज्ञान जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसका अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से वो जितना ही अपनी पढ़ाई की प्रोसेस को प्रभावशाली, अट्रैक्टिव बना सकता है, इंटरेस्टिंग बना सकता है, उतना वो बनाएगा, जिससे कि बच्चे और खुश रहेंगे, बच्चों को और भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो ये हमारा अध्ययन जो है मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो अपने जो शिक्षण कार्य है उसको और अधिक प्रभावशाली, अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सके। तो इसका राइट आंसर डी नंबर। यहाँ पर एक बार एक्सप्लेनेशन भी आप इसका पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक विज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो अपने पढ़ाने की क्षमता या पढ़ाने की जो क्रिया है उसको और अधिक अट्रैक्टिव बना सके। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। ठीक, ये कार्य तभी हो सकता है जब आप बच्चों को उसी स्तर का पढ़ाएं, उसी स्तर की जांच करें, या फिर उसी स्तर से आप उनमें अभिरुचि पैदा करें जिस स्तर से आप पढ़ा रहे हैं। कोई भी पॉइंट आप पढ़ा रहे हैं अगर, तो उससे
से इंटरेस्ट जगाएं कि हाँ ये चीज़ आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को भी पढ़ने में इंटरेस्ट है। मेनली इसमें यही चीज़ है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के मीन से यही मतलब है कि उनमें कैसे विकास होगा जब आप नई नई चीज़ें सिखाएंगे और कैसे इंटरेस्टिंग तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसका राइट आंसर है अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है? व्यक्तिनिष्ठ विधि का मतलब होता है सब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, इसमें सर्वाधिक जो सब्जेक्टिव मेथड है ये इसमें पूछा गया कि कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान है, तो इसका राइट आंसर है अंतर्दर्शन। तो इसको एक बार पढ़ लीजिए आप। इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन है, मतलब कि जो इंट्रोस्पेक्शन है ये। इस विधि का प्रतिपादन किसने किया? इस विधि का प्रतिपादन विलेम वुंड और उनके शिष्य टिचनर ने किया था। इंपॉर्टेंट है। अंतर्दर्शन विधि में मनोवैज्ञानिक अपने ही भाव, अनुभव, व्यवहार, संवेग इन सब का अंतर निरीक्षण करके उनका विश्लेषण करते हैं और मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। मतलब कि वो उस कार्य को करते हैं, उसके बाद उसका निरीक्षण भी करते हैं और उसके बाद उसका विश्लेषण भी करते हैं, उसके बाद उस कार्य को अपना आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंट्रोस्पेक्शन मतलब अंतर्दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, या कक्षा की समस्याओं का समाधान, या फिर बालक केंद्रित शिक्षा, या फिर व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? तो व्यक्तिक विभिन्नताओं की जो समस्या है ये शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट भी है। जो विलियम वुंड हैं इन्होंने जो प्रयोगात्मक विधि है इसको सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। ठीक, इसमें एक बार पढ़िए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1879। ठीक है, 1879 से कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। ठीक है, तो आप ये नाम याद रखिएगा। और किसने करी थी? वुंड ने करी थी। तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि विलियम वुंड जर्मनी के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। विलियम वुंड ने 1879 में पहली प्रयोगशाला स्थापित करी मनोविज्ञान की, और उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ भी किया। इसीलिए उन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का फादर किसको बोला जाता है, तो आप क्या टिक करके आएंगे? विलियम वुंड। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? विषय केंद्रीय शिक्षा का, या शिक्षक केंद्रीय शिक्षा का, या फिर क्रिया केंद्रीय शिक्षा का, देन बाल केंद्रीय शिक्षा का। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी में अगर एजुकेशन का क्षेत्र देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हम किस पे देते हैं? बाल केंद्रित, मतलब जो हमारे बच्चे होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। शिक्षा प्रोवाइड कराने में सबसे ज़्यादा योगदान किस में होता है? बाल केंद्रित शिक्षा में। किस तरह से? अब हम इसको एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा मतलब पॉजिटिव वे जो है वो प्रदान की जाती है और शिक्षण पाठ्यक्रम और शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजता पूर्व अधिगम कर सकें। मतलब कि उनको जितना ही इजी प्रोसेस आप देंगे उसी इजी प्रोसेस में आप अगर लर्निंग उनको सिखाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरह से सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से बोला गया है कि जो छात्र हैं वो बहुत इजी तरह से अधिगम मतलब कि जो लर्निंग है वो कर सकेंगे, वो चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। इसीलिए बोला गया है कि जो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसका मेन मोटिव किसके लिए है? इसका मेन मोटिव है छात्र केंद्रित मतलब जो हमारे बाल केंद्रित शिक्षा है इसके लिए, इस पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो जो मनोविज्ञान है ये प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का एक अंग था। और अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि जो हमारा प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किया गया था वो किस शास्त्र में किया गया था? तो वो किया गया था फिलॉसफी। तो यहाँ पर इसको फिलॉसफी बोलेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलॉसफी। तो इसमें बोला गया है कि सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। ठीक, इसको प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। ये मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ, इसीलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय किसे माना जाता है? आत्मा को। इसीलिए मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन भी बताया था
अब जो ये साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक साइकी और प्लस लोगो। ठीक है, साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा, आत्मा मतलब सोल, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन मतलब स्टडी। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर बोलें तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ सोल, मतलब आत्मा का अध्ययन। ठीक है, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सोल या फिर आत्मा का अध्ययन। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रारंभ में किस विषय का अंग है, तो आप बता देंगे फिलॉसफी का। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रभावशाली अवधारणा, या मानव विकास, या मानव पारिस्थितिकी, या फिर बौद्धिक विकास। द राइट आंसर इज मानव पारिस्थितिकी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत, है ना। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों के निर्दिष्ट करता है। ये कौन से 4 प्रकार के निर्धारित पॉइंट हैं, चरण हैं, इनको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, इसको ह्यूमन इकोलॉजी भी बोलते हैं। इन्होंने मानव विकास और उनके पारिस्थितिकी को समझने के लिए 4 प्रकार के पारिस्थितिकी स्तर बनाए, जिनके चरण कुछ इस तरह से हैं। कौन कौन से? माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम एंड माइक्रो सिस्टम। एक माइक्रो होता है और एक माइक्रो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिलेट करेंगे किससे? हम अपने मानव विकास से रिलेट करेंगे। अब मानव विकास से कैसे रिलेट करेंगे इन लेयर्स को? देखिए, जो हमारा माइक्रो सिस्टम होता है वो किससे रिलेट होता है? फैमिली से। मीजो सिस्टम हो गया पेरेंट टीचर से, एक्सो सिस्टम हो जाएगा एजुकेशनल पॉलिसी से, और माइक्रो सिस्टम, मैक्रो MACRO, ठीक है, और माइक्रो होता है MICRO। ओके, तो जो माइक्रो सिस्टम है ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? सोसाइटल व्यूज ऑफ एजुकेशन से। तो आप ये रिलेशन भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है माइक्रो सिस्टम किससे रिलेट है मानव विकास में, एक्सो सिस्टम किससे है, मेसो सिस्टम किससे है, और माइक्रो सिस्टम किससे है। तो आप ये पारिस्थितिकी के जो स्तर हैं 4, इनका रिलेशन मानव विकास से याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? मानव विज्ञानी, शिक्षा मनोविज्ञानी, नैदानिक मनोविज्ञानी, या फिर सामाजिक मनोविज्ञानी। द राइट आंसर इज शिक्षा मनोवैज्ञानिक। इसमें क्या है? इसमें लिखा हुआ, आप सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया कि औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? तो इसका शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा अधिगम किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, और इसका जो रिलेशन है, इसका जो संबंध है, ये उस मानव व्यवहार और व्यक्तित्व के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास और मार्गदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर आपने क्या टिक किया है? आपने इसका राइट आंसर टिक किया है शिक्षा मनोविज्ञानी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि अभी लास्ट, ये बिल्कुल लास्ट नहीं है, अभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी आगे बताऊंगी। लिखा हुआ है कि व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं, और इसीलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से हो आते हैं। इस धारणा को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, लिखा हुआ है टेबुला नोटा, टेबुला रासा, रासा भी बोलते हैं, ठीक है, रास भी बोलते हैं, रासा भी बोलते हैं, ठीक है, और टेबुला प्राइमस और टेबुला नोवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा रासा है, मतलब मासूम मना, ये इसका राइट आंसर है कि जो व्यक्ति है ये बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं, और इसीलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को मासूम मना स्थित या फिर टैबुला रासा के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, अब जो ये सिद्धांत है टैबुला रासा, इसका प्रतिपादन किसने किया? यहाँ पर देख लीजिएगा, जॉन लॉक, जिन्होंने मानव की यांत्रिक अवधारणा की नींव रखी थी, इन्होंने किया था। लॉक के अनुसार अनुभव हमारे दिमाग में हमारी इंद्रियों को कैप्चर करने की एक प्रति बनाते हैं, ठीक है, एक स्केच बनाते हैं या फिर बोल सकते हैं, या फिर एक इमेज बनाते हैं। ठीक है, समय बीतने के साथ हम उन प्रतियों के पैटर्न का पता लगाना सीखते हैं और हमारे दिमाग में रहते हैं, जो अवधारणाओं को प्रकट करता है। बदले में इन ये जो अवधारणाएं होती हैं, इनको दूसरे के साथ भी जोड़ दिया जा सकता है, और इस प्रक्रिया से पहले जटिल अवधारणाएं उत्पन्न होती हैं और उन्हें पहले समझना मुश्किल होता है। ठीक, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आंसर इसका था? मासूम मना स्थिति, मतलब कि टैबुला रासा।
अब ये हमारा जो चैप्टर था उससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको आगे भी मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं आपको आगे भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी। अभी मैं ये जिस नोट से क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रही हूँ ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ये अभी जितने भी सीक्वेंस में जो चैप्टर्स दिए गए हैं, अगर आपको ये वीडियो सही लगता है, अगर आपको कंटिन्यू आगे वीडियोस चाहिए चैप्टर के सीक्वेंस में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको और भी इस तरह के वीडियोस चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे मुझे सोचना पड़ेगा, अगर आप करेंगे तो फिर मैं आपको कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम पॉइंट, मतलब इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वन लाइनर जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फटाफट से पढ़ते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? जिसको बोलते हैं छात्र। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए या सह विद्या या मुमुक्तय। कथन ये किसका है? ये दिया है शंकराचार्य ने। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, एक मिनट, अभिव्यक्त करना शिक्षा है। ये किसने कहा? ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। फिर है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती हैं। किसने कहा है? सुकरात ने। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। देखिए हम लोगों ने ये बीएड में भी पढ़ा था अरस्तु। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो हमने बीएड में पहले से पढ़ रखे हैं। एजुकेशन को ई प्लस ड्यूको का संयोग कहा गया है। तो ई का अर्थ होता है भीतर, मतलब अंदर, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। साइकी का मतलब होता है आत्मा। साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोल, मतलब आत्मा का विज्ञान, और स्टडी ऑफ साइंस ऑफ सोल। हाँ, एक आत्मा का विज्ञान, वैसे आत्मा का विकास भी होता है। हाँ ठीक है। फिर है विज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है। कहाँ पर उल्लेख किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है इसका उल्लेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। शिक्षा कैसा विज्ञान है? शिक्षा नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति होती है वैज्ञानिक प्रकृति होती है। किसके अनुसार ये कहा गया है क्या कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? ये बोला गया है जेम्स के द्वारा। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, जैसे शिक्षा में 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, उसी प्रकार से जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसमें भी 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण दशाएं। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखेंगे। फिर है मनोविज्ञान के सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? ये है निरीक्षण विधि। अब यहाँ पे कुछ शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां दी गई हैं जो आप एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां 3 भागों में डिवाइडेड होती हैं, जिनके जो भाग हैं वो है निरीक्षण विधियां, प्रयोगात्मक विधियां और विवरणात्मक विधियां। अब जो ये 3 भाग डिवाइडेड हैं, इसमें से जो निरीक्षण विधि है ये 2 भाग में डिवाइड है। कौन कौन से? अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। ठीक। अब जो हमारा लास्ट में था विवरणात्मक विधियां, ये हमारे 5 भागों में डिवाइडेड है। कौन कौन से? जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, नैदात्मिक विधि और सर्वेक्षण विधि। ओके, आप ये विधियां याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, मैंने आपको अभी बताया, ताकि वो अपने शिक्षण कार्य को और भी अट्रैक्टिव बना सके। नेक्स्ट है शिक्षण क्या है? ये है ज्ञानार्जन। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान है। किसका कथन है? मोर्गन का है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। फिर है मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? व्यवहार का विज्ञान, इससे रिलेटेड है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और आचरण का यथार्थ विज्ञान है। ये कथन किसने दिया है? ये कथन दिया गया है मैकडूगल के द्वारा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं 14। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता बालकों के आंतरिक और बाह्य गुण जो होते हैं उनका पता लगाने और जो भी हमारे शैक्षिक से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? ऑब्वियस सी बात है, मनोवैज्ञानिक व्यवहार के लिए इसकी आवश्यकता है बालक के साथ। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। ये स्टेटमेंट दिया है स्किनर ने। मनोविज्ञान क्या है? एक विधा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? स्किनर ने। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। नेक्स्ट है कि निरीक्षण विधि में किया जाता है।
क्या किया जाता है? निरीक्षण विधि में दूसरों का अध्ययन। निरीक्षण मतलब दूसरों का निरीक्षण करना, जो भी वो पढ़ा रहे हैं उनका हम निरीक्षण करके जो भी हमें कॉपी दी जाती है उनका ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है? व्यवहार। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसने दिया है? स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, किसने बोला? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? बालक है। फिर इस शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है? तो द्विध्रुवीय कहा है एडम्स ने। ओके, नेक्स्ट है कि शिक्षा के 3 ध्रुव कौन से हैं? जैसे देखिए अभी मैंने आपको बताया भी था, ये क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछा गया है। 3 ध्रुव हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। फिर शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी किस देश के निवासी थे? ये थे अमेरिका के। फिर इस शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए आवश्यक है संपूर्ण शिक्षक प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन, ये राइट है। नेक्स्ट है वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति, ये सर्वोच्च उद्देश्य था। नेक्स्ट है वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार में होता है? ये उपनयन संस्कार जो है, इससे शिक्षा का आरंभ होता है कब? वैदिक काल में। फिर समावर्तन के समकक्ष संस्कार है उपसंपदा। और मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है मकतब में। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको मिले हैं जो आपने ऑलरेडी बीएड में पढ़ रखे हैं, तो आपको इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिवाइज भी हो रही हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आप नई नई पढ़ रहे हैं, बट ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बुक नहीं समझ आती है तो आपने जो भी सीडीपी का जो भी पोर्शन पेडागोगी का पढ़ा है उसमें बीएड में, आप उस बुक से भी पढ़ सकते हैं। उसमें सारा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में लिखा होगा, हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर पे, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा काफ़ी लंबा है जिसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, और आगे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो भी बना दिया गया है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दी जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। चैनल से आप देख सकते हैं, सारे ही वीडियोस पड़े हैं हमारे चैनल पे, सारी चीज़ की तैयारी कराई जा रही है, यूपी टेट सी टेट हर एक चीज़ की तैयारी हो रही है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।